हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें डिस्क्रिप्टिव एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट से। उससे पहले हम ऑलरेडी मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये सब निकालना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे मोमेंट्स क्या होता है और फिर यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो स्क्यूनेस आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि डाटा कितना स्क्यूड है, कितना स्क्यूड नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, प्लस एक्सरसाइज करेंगे हम 13.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें करेंगे, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशंस हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के अंदर पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक फार्मूला समझेंगे, सारे फार्मूला समझेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 13.3 पर। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं मोमेंट्स का। तो मोमेंट्स होता क्या है, ठीक है, मोमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर। तो मोमेंट क्या कहते हैं कि मोमेंट इज ए स्पेसिफिक क्वांटिटिव मेजर ऑफ द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट डिस्क्राइब टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। ये क्या करेगा, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक स्क्यूनेस हम चेक करते हैं, कर्टोसिस चेक करते हैं। तो ये दोनों की दोनों हमें इस मोमेंट की हेल्प से पता चलती हैं। तो बारी बारी से हम सीखेंगे मोमेंट्स में आपको क्या क्या निकालना है, फिर उनका यूज़ आगे हमें स्क्यूनेस या कर्टसिस को फाइंड करने में कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंट्स अबाउट द मीन, ठीक है। इनको हम सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं। अब सेंट्रल मोमेंट को जो हम डिनोट करेंगे तो उसको म्यू से डिनोट कर दें। अगर डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड है, अनग्रुप डाटा है, तो फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस मीन की रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाय एन। आर की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी हो। तो हम यहाँ पर जब हम म्यू की उसके बाद फिर एक ग्रुप डाटा का फार्मूला है, उसको हम देख लेते हैं। ग्रुप डाटा के अंदर बस आपको क्या करना है, एफ आई से इसको इंटू कर देना, बाकी सब कुछ वही चीज़ें हैं। तो जब हम यहाँ पर निकाल के देखेंगे म्यू जीरो का मतलब है कि यहाँ पर आर की जगह हम 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो भाई यहाँ भी 0 हो जाएगा, और 0 पुट करने पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 1 के बराबर होगा, तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा हमारे पास 1। यानी जब भी आप सेंट्रल मोमेंट निकालोगे तो म्यू जीरो की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर ही आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 हो गया। ये बचेगा सिग्मा एफ आई, नीचे एन है, सिग्मा एफ आई और एन दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 1। और जब हम म्यू 1 निकालेंगे तो म्यू 1 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर पावर आएगी 1, एक्स आई माइनस मीन। अब एक्स आई माइनस मीन को जब आप इसको अलग अलग करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया, और यहाँ पर आ गया सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स मीन। अब मीन जो है वहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, तो उसको हमने यहाँ पर आगे ले जाके लिख दिया। अब यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है डिवाइडेड बाय एन आप करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये मीन का फार्मूला ही होता है, तो इसकी जगह मीन लिख दिया हमने। एफ आई और एन दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी मीन बच गया, तो मीन में से मीन माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 0। तो ये आप हर एक डाटा में आप देखोगे तो म्यू 0 हमेशा 1 के बराबर आएगा और म्यू 1 हमेशा 0 के बराबर आएगा। उसके बाद के जो सेंट्रल मोमेंट है वो अगर आपको निकालना है, अगर सेकंड सेंट्रल मोमेंट निकालना है, मतलब म्यू 2 निकालना है, तो यहाँ पर आप 2 पुट कर दो, और ये जो वैल्यू आएगी, ये अगर ध्यान हो आपको फार्मूला पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये फार्मूला होता है वेरिएंस का। तो जो सेकंड सेंट्रल मोमेंट होता है वो वेरिएंस के बराबर ही होता है। उसके बाद आगे जो भी आप निकालेंगे म्यू 3 या म्यू 4, उनमें आपको बस यहाँ पर पावर उसी हिसाब से बढ़ा देनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह से आप सेंट्रल मोमेंट निकालना सीख जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो स्क्यूनेस, जो मोमेंट्स का हम यूज़ करेंगे स्क्यूनेस फाइंड करने में। ये स्क्यूनेस होता क्या है, तो स्क्यूनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है स्क्यूनेस इज ए मेजर ऑफ सिमेट्री और मोर प्रिसाइसली द लैक ऑफ सिमेट्री। स्क्यूनेस से हमें क्या पता चलता है कि जो डाटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिमेट्रिक है या नहीं है, उसके अंदर सिमेट्री कितनी लैक कर रही है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। विल हैव ए स्क्यूनेस इक्वल्स टू 0, मतलब इसके अंदर कोई स्क्यूनेस नहीं होती, डाटा दोनों तरफ इक्वली बैलेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर कहीं पर भी डाटा अनबैलेंस नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड टू हैव स्क्यूनेस। अगर डाटा सिमेट्रिकल नहीं होता है तब हम बोलते हैं कि जो डाटा है वो स्क्यूड डाटा है। अब ये स्क्यूड में क्या होता है, दो तरह की स्क्यूनेस आएंगी, एक आएगी पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा आएगा नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस जब आप निकालोगे तो उसके अंदर आप देखोगे जो डाटा होगा ना आपका, फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, द टेल ऑन द साइड ऑफ द कर्व इज लॉन्गर। जो कर्व की तरफ जो साइड होगी ना वो लॉन्गर साइड होगी। अभी फिगर में भी आपको दिखाऊंगा मैं पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है। इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड, मतलब मीन सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन आता है और फिर मॉड आता है।
और अगर ये नेगेटिवली स्क्यूनेस होगा तो उसमें उल्टा हो जाता है। तो उल्टे में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मीन छोटा होगा, मीडियन उससे बड़ा होगा और मॉड सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम इसको फिगर से देखें, फिगर से समझें, तो हमारे पास ये इस तरह की फिगर बनती है। अगर हमारे पास जीरो स्क्यूनेस है, मतलब इसके अंदर कोई स्क्यूनेस नहीं है, थोड़ा सा वाइट की वजह से थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, आपके बुक में भी खैर दे रखा है वैसे। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दूँ तो शायद नहीं, चलो आपके बुक में आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा रेड कलर वाली जो लाइन्स है तो आपको दिख ही रही होंगी। मीन, मीडियन और मॉड यहाँ पर तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। तो ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी ये डाटा यहाँ पर सिमेट्रिक है, इसके अंदर कोई स्क्यूनेस नहीं है। लेकिन जो दूसरे वाला डाटा आप देख रहे हो, इसमें ये इसकी जो टेल है ना, इस साइड ये इसकी टेल बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर मीन छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मॉड उससे बड़ा है। तो यहाँ पर डाटा जो है ये नेगेटिव स्क्यूनेस ले रहा है। और अगर आपकी ये जो टेल है ये राइट हैंड साइड में अगर बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, यहाँ पर मॉड इधर आ जाएगा, मॉड इधर आ गया, मीडियन इधर आ गया और मीन इधर आ गया। तो मीन यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, मीडियन छोटा हो जाएगा और मॉड उससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लंबाई में मत देखना, मीन मतलब ये वाली वैल्यू है, मीन इधर है, मॉड इधर, मीडियन इधर है और मॉड इधर। जितना इधर जाओगे आप उतनी चीज़ आपकी, उतनी जो वैल्यू है वो उसकी बड़ी होती जाएगी। तो ये तीन तरीके से आपके पास स्क्यूनेस होगी, जीरो स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब इसको मेज़र कैसे करेंगे स्क्यूनेस को? इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास देयर आर टू मेजर ऑफ स्क्यूनेस टू मेजर द एक्सटेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ सिमेट्री। दो तरह के हमारे पास मेजरमेंट के तरीके हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। जब हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस का यूज़ करेंगे तो उसमें कहता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस टेल्स अस द extent of a symmetry and whether it is positive or negative. The first absolute measure of skewness is based on the difference between the mean and mode. तो जो पहली जो हमारे पास पहला जो तरीका होगा जिससे हम स्क्यूनेस पता लगाएंगे, उसमें क्या होगा, डिफरेंस आपको निकालना होगा किसका, मीन का और मॉड का, या फिर मीन और मीडियन का। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस अगर आपको निकालनी है तो मीन माइनस मॉड करेंगे या फिर मीन माइनस मीडियन करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि डाटा में कितनी स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस इज ए पॉजिटिव इफ मीन इज ग्रेटर देन मॉड। अगर मीन मॉड से बड़ा होगा तो डाटा पॉजिटिव स्क्यूनेस लेगा, और अगर इट इज़ नेगेटिव इफ मीन इज लेस देन मॉड, और अगर वो मीन जो है वो मॉड से छोटा होगा या मीडियन से छोटा होगा तो डाटा इसका मतलब नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ फर्स्ट मेथड। तो सेकंड वाला मेथड है, उसमें कहता है द सेकंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स भी हमने निकालना सीखे थे पिछली क्लास में, तो क्वार्टाइल के ऊपर ये बेस होगा। इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q2 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q2। यहाँ पर Q1 और Q3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये Q1 और Q3। यहाँ पर ये कह रहा है कि डाटा का सिमेट्रिकल होगा तो जो Q1 और Q3 होंगे वो Q2 से बराबर डिस्टेंस पर होंगे। यानी Q3 में से अगर आप Q2 माइनस करोगे या Q2 में से Q1 माइनस करोगे तो डाटा जो आपका जो वैल्यू है वो दोनों की आपस में इक्वल ही आएगी। अगर Q3 माइनस Q2 इज नॉट इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 आया तो डाटा क्या होगा, डाटा असिमेट्रिकल होगा, यानी उसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी। इन दिस केस द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब एब्सोल्यूट स्क्यूनेस मेजर करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2। अब इसके अंदर जब हम देखेंगे कि Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1, जब हमने यहाँ पर देखा था ये दोनों आपस में इक्वल नहीं थे, तो हम ये देखेंगे कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या फिर ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो डाटा जो है वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, और अगर ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो डाटा की जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। ठीक है, इस तरीके से जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है उन दोनों तरीके में हम पता लगा सकते हैं कि डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। एक में मीन या मीडियन का यूज़ करते हैं, मीन मीडियन या मीन मॉड का, और दूसरे में क्वार्टाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें जिसके अंदर हम सीखेंगे डिग्री भी हम यहाँ पर निकालना सीख सकते हैं कि भाई डिग्री ऑफ स्क्यूनेस कितनी है। अब इसमें कहता है कि इफ़ द स्क्यूनेस लाइज बिटवीन माइनस 0.5 टू 0.5, अगर स्क्यूनेस की जो वैल्यू है माइनस 0.5 से 0.5 तक के बीच में आती है तो हम बोलेंगे डाटा इज़ फेयरली सिमेट्रिकल, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डाटा ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ही है, माइनस 0.5 से लेकर प्लस 0.5 तक।
लेकिन अगर स्क्यूनेस जो होता है वो -1 से -0.5 तक होता है तो नेगेटिवली स्क्यूड हो गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और बिटवीन 0.5 to 1 पॉजिटिवली स्क्यूनेड, मतलब राइट हैंड साइड में हो गया द डाटा इज मॉडरेटली स्क्यूड, तो मतलब डाटा में अच्छा खासा था स्क्यूनेस है उसके अंदर, ठीक। लेकिन अगर वैल्यू आपकी इसमें -1 से बड़ी हो जाए और इधर डाटा चला जाए या उस साइड में जाओगे तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो इसको हम बोलेंगे कि डाटा के अंदर स्क्यूनेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एक में हो गया कि डाटा के अंदर स्क्यूनेस तो है लेकिन बहुत थोड़ी सी है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, जब आपके पास वैल्यू -0.5 से 0.5 तक के बीच में आए। लेकिन अगर वैल्यू -1 से 0.5 या 0.5 से 1 तक के बीच में चला जाए तो हम बोलेंगे स्क्यूनेस मॉडरेट है, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए राइट हैंड साइड में और लेफ्ट में -1 से -1 से बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि डाटा के अंदर स्क्यूनेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड वाला जो मेथड है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जिसका हम यूज़ ज़्यादा करेंगे। रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस के अंदर कई तरह के तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब ये आपको नाम से उसमें दिया जाएगा कि आपको ये वाला स्क्यूनेस टेस्ट जो है ये करना है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब इसका जो फार्मूला होता है इसके फार्मूले में आपका ये मेथड होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो फार्मूला क्या होता है इसमें, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। मतलब अगर मीडियन दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो और मॉड दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो। कुछ नहीं दिया हुआ, दोनों आपको खुद ही निकालने हैं तो कोई सा भी यूज़ कर लो, जो आपको अच्छी तरह से आता हो वो आप यूज़ करो, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहाँ पर जब आपने ये निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपने निकाल लिया, अगर उसमें कहता है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो डाटा जो है पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अगर ये इक्वल्स टू 0 आए तो डाटा सिमेट्रिकल होगा, अगर लेस देन 0 आए तो डाटा नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब इसके अंदर फार्मूला क्या होता है, ये क्वार्टाइल के ऊपर बेस्ड होता है। अब इसके अंदर फार्मूला होता है Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन को आप Q2 भी बोल सकते हो, ये क्वार्टाइल में हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है। तो फार्मूला हमारा ऐसे भी बन गया Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। आपने निकाल दिया बोले कोफिशिएंट, इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो सिमेट्रिकल है, लेस देन 0 आ रहा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो आपको निकालना क्या होगा, जो क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा, आपको स्क्यूनेस अपने आप चेक करनी है तो आप फिर कोई सा भी निकालो। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। द मोमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट आर 0। वी नो दैट म्यू1 के बारे में हमें पता है, हमने पढ़ा कि म्यू1 0 होता है for every distribution, therefore the lowest order central moment that can measure the skewness is mu3। तो हम mu3 से चेक करते हैं क्योंकि mu2 क्या होता है, वो वेरिएंस होता है। तो mu3 से हम चेक करते हैं कि डाटा के अंदर स्क्यूनेस कितनी है। अब तो मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आर आल्सो नोन एज द पियर्सन फर्स्ट बीटा एंड फर्स्ट गामा कोफिशिएंट। ये भी इसका एक और नाम है, किसका, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम ये भी बोलते हैं पियर्सन फर्स्ट बीटा एंड फर्स्ट गामा कोफिशिएंट। अब इसके अंदर जो गामा 1 की वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, और ये जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 की, ये वैल्यू होती है हमारे पास mu3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ mu2 का क्यूब। यानी अगर हम बीटा 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू ये आती है mu3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mu2 का क्यूब, वेयर साइन ऑफ स्क्यूनेस इज डिटरमाइंड बाय द साइन ऑफ म्यू क्यूब। अब यहाँ पर जो ये प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है ये डिपेंड करेगा कि mu3 का साइन क्या है। अगर mu3 नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, अगर mu3 पॉजिटिव है तो इसको भी आप पॉजिटिव रखोगे। यानी mu3 हमें बताएगा स्क्यूनेस के बारे में कि डाटा जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या फिर नेगेटिवली स्क्यूड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है कर्टसिस। एक कहता है कि कर्टस इज अनदर मेजर ऑफ द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस मेजर द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, वेयरएज कर्टोसिस इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव पीकेडनेस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी कर्वनेस। अभी तक हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हमें बताता है कि डाटा जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब वो किस तरफ
टेल उसकी ज़्यादा, किस तरफ ज़्यादा लेटा हुआ है, किस तरफ ठीक ठाक है, ठीक है, किस तरफ उसको पोलियो हो रखा है, किस तरफ नहीं हो रखा है। तो ये हमें बताता है स्क्यूनेस। अब जो कर्टेसिस होता है वो हमें ये बताता है कि डाटा की जो पीकेडनेस है, जो ऊंचाई है वो कितनी है, ठीक है, उसकी जो पीकनेस है वो कितनी है, वो हमें पता चलेगा कर्टेसिस से। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ पीकेडनेस इज मेजर रिलेटिव टू ए नॉर्मल कर्व। वेरियस फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडेड अपॉन द शेप ऑफ देयर पीक। जो कर्व हम बनाते हैं उनकी पीक के अकॉर्डिंग हम उसको 3 अलग अलग तरीक़ों से उसको शो कर सकते हैं। द 3 शेप्स आर टर्म्ड एज लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक। अब जैसे आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी पीकेडनेस है, यहाँ पर अब ये तीनों का डाटा जो है ना, ये सिमेट्रिकल डाटा हमने ले रखे हैं। अब इसके अंदर जो ये ग्रीन वाला डाटा जो है, ये सबसे ज़्यादा, इसकी पीकेडनेस सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जिसकी पीकेडनेस है उसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। और जब जो सेकंड वाला डाटा है जिसकी पीकेडनेस इससे कम है, इसको हम बोलेंगे मेसोकर्टिक। और जिसकी पीकेडनेस सबसे कम है उसको हम बोलेंगे प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक मतलब ऑलमोस्ट ये फ्लैट है, ठीक है। यहाँ पर हम मीन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मीन के अकॉर्डिंग ये जो इनकी जो पीकेडनेस है वो कितनी है। अब यहाँ पर आगे हमें इसको चेक करने के लिए मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस, ए मेजर ऑफ कर्टेसिस बेस्ड ऑन द सेंट्रल मोमेंट गिवन बाय द कार्ल पियर्सन। सो मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस इज आल्सो नोन एज पियर्सन सेकंड बीटा कोफिशिएंट। तो जो मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस है उसको एक दूसरे नाम से भी हम बुला सकते हैं, पियर्सन सेकंड बीटा कोफिशिएंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बीटा 1 इक्वल्स टू μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। यहाँ पर आना चाहिए बीटा 2 नॉट बीटा 1, ठीक है। तो ये बीटा 2 की वैल्यू आएगी μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का होल स्क्वायर। अब कह रहा है वेयर μ2 एंड μ4 ये तो सेकंड और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट होते हैं जो ऑलरेडी हम निकालना सीख चुके हैं। द वैल्यू ऑफ बीटा 2 मेजर द डिग्री ऑफ पीकेडनेस। इससे हमें पता चलेगा कि जो डिग्री ऑफ पीकेडनेस है वो कितनी है। तो बीटा 2 इक्वल्स टू 3। अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे देन इट इज़ नॉर्मल कर्व और मेसोकर्टिक कर्व। जो रेड वाला पोर्शन था ना, जो बीच में था, हम बोलेंगे कि भाई ये मेसोकर्टिक कर्व है, नॉर्मल कर्व है अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 आ जाए। अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाए तो हम बताएंगे कि जो मेसोकर्टिव कर्व होता है उसके मुकाबले पीकेडनेस ज़्यादा है। अब पीकेडनेस ज़्यादा है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक कर्व। और बीटा 2 की वैल्यू अगर लेस देन 3 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये लेस पीकेड है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कम है, ऑलमोस्ट ये फ्लैट है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेटिकर्टिक कर्व। तो ये आपसे पूछे जाएंगे कि भाई जो कर्व आपको दिया हुआ है ये किस तरीके का कर्व है, तो उसके लिए आप बीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के कर्व हैं। तो बस यही सारे फार्मूले हमें इसके अंदर करने हैं। आई होप ये सारे फार्मूलेज आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब ये सारे फार्मूले याद कर लो, वीडियो को बेशक पॉज कर दो और याद करने के बाद फिर मेरे साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करो। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज है हमारी 13.3। सारे बेसिक्स हमने समझ लिए, फार्मूलाज हमने समझ लिए। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, उनको समझते हैं कि वो आपको किस तरीके से करने हैं, कहाँ पर कब कौन सा फार्मूला लगाना आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कुछ आपको ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दी हुई हैं, आपको पहले 4 सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने हैं। तो अब मूवमेंट्स निकालने के लिए आपके मतलब μ1 μ2 μ3 μ4 ये आपको फाइंड करना है। तो अब इसके लिए जो डाटा आपको दे रखा है, डाटा हमारे पास ये है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देखते हैं। तो 2 3 5 7 8 आपके पास ये 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे आप μ1 निकालना है या μ2 निकालना है, सभी के लिए आपको मीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि xi माइनस मीन करेंगे, उसके बाद फिर स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन पहले xi माइनस मीन तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास जो xi है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। xi आपके पास ये कॉलम ले लिया था हमने xi का, ये आ गया 2 3 5 7 और 8। अब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे xi माइनस मीन का, लेकिन उसके लिए पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या आएगा, मीन होता है इन सब का सम। तो मीन आपके पास आया 2 + 3 + 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 5। तो इन सबको आप सॉल्व करोगे। 8 + 7 15 प्लस में 5 20 प्लस में 5 25 आ गया। 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। तो जब हम ये वाला कॉलम बनाएंगे xi माइनस मीन, मतलब जो xi हमारी आई हैं उन सभी में से 5 को माइनस करते हुए चलना है।
तो 2 माइनस 5 करेंगे आपके पास -3 आ गया, 3 माइनस 5 करेंगे -2, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 8 माइनस 5, ये आपके पास एक्स आई माइनस मीन आया। उसके बाद फिर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये जो नंबर्स आए इन्हीं का स्क्वायर कर दो आप, 9 4 0 4 9। फिर आपको एक कॉलम चाहिए एक्स आई माइनस मीन का क्यूब। तो क्यूब करने के लिए आपको या तो इसका क्यूब कर लो या सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो क्यूब अपने आप बन गया। तो -3 इंटू में 9 -27 -8 0 8 एंड 27। उसके बाद फिर एक्स आई माइनस मीन की पावर 4। तो पावर 4 का मतलब है कि जो स्क्वायर हमारे पास आया था इसका फिर स्क्वायर कर दो। तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, फिर 0, उसके बाद फिर 16 और 81। अब ये जो चारों कॉलम हमने बनाए हैं इन सब का टोटल करो, इसका टोटल 0 है। 9 + 4 13 + 13 26 आ गया, इसका भी टोटल 0 है। इन चारों का टोटल करेंगे तो इनका टोटल बनता है हमारे पास 194। अब बारी बारी से आप सारे सेंट्रल मोमेंट निकाल दो। सबसे पहले अगर हम μ1 की बात करें तो μ1 का फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी आपके पास n। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो टोटल आया है इसका, ठीक है, यहाँ पर ये समेशन में है, तो इसका टोटल करेंगे, टोटल हमारे पास आया 0/5, तो 0 आ जाएगा। जब हम μ2 करेंगे तो इसके फार्मूले में क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो इसका टोटल आया हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.2। उसके बाद सॉरी 5.2 नॉट 4.2। उसके बाद नेक्स्ट फिर आप निकालेंगे μ3, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का क्यूब डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर ये 0 है, 0/5, ये भी 0 आ गया। और जो μ4 आएगा उसमें आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5n। तो ये आपके पास 194, इसको आप डिवाइड कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 38.8। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये चारों सेंट्रल मोमेंट निकल गए। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको इसी तरीके से चारों सेंट्रल मोमेंट आपको फाइंड करने हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में यहाँ भी आपको 4 सेंट्रल मोमेंट ही निकालने, जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको दे रखी है, आपको सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डाटा डिस्क्रीट दे रखा है, मतलब एक्स आई के साथ एफ आई दे रखी है। तो उसके फार्मूले में क्या है, सबसे पहला काम तो वहाँ पर भी आपको मीन ही निकालना है। अब मीन निकालने के लिए आपको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, 9 4 ज़ा 36, 11 6 ज़ा 66, 12 3 ज़ा 36। इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल करने पर आपके पास आ रहा है 200। इनका टोटल करेंगे ये आ जाएगा 25। तो मीन बना आपके पास 200/25, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये आ गया आपके पास मीन 8। अब मीन निकालने के बाद अब आपको कॉलम बनाना है यहाँ पर एक्स आई माइनस मीन, फिर एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, वही ऐसे 4 कॉलम बनाने, फिर एक्स आई माइनस मीन की पावर 3, एक्स आई माइनस मीन की पावर 4। पहले तो ये 4 कॉलम बनाते हैं। तो एक्स आई माइनस मीन करेंगे, एक्स आई है 3 - 8 करेंगे -5, यहाँ से -3 -1 1 3 और 12 - 8 4। अब इसका स्क्वायर कर लो, 25 9 1 1 9 और 16। क्यूब करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, -1 to 5 -27 -1 1 27 64। यहाँ पर इसकी पावर 4 चाहिए तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 6 2 5 9 9 81 1 1 81 और 2 5 6। अब लेकिन ये डाटा जो है ना डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट डाटा में जो चारों कॉलम आए इन चारों कॉलम को आपको एफ आई से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से
कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में आपको सारा नहीं निकालना पड़ेगा, अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो जरूरी नहीं कि इतना लंबा बनकर आएगा, हो सकता है सारा सेंट्रल मूवमेंट ना निकाल के आपसे एक या दो पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमें सारा करना है। तो FI से जितनी भी टर्म्स आई हैं इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FI इंटू में फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर FI इंटू में सेकेंड, FI इंटू में थर्ड और FI इंटू में फोर्थ। ठीक है, शॉर्ट में मैं थोड़ा ऐसे लिख दिया जगह की वजह से। अब आपको FI ये वाला जो कॉलम है इसको बारी बारी से चारों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जब हम इससे करेंगे तो 4 5 जा 20, फिर 3 9 जा 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12। अब जब स्क्वायर वाले से करेंगे तो 25 4 जा 100, फिर 9 3 जा 27, 1 इंटू 5, 1 इंटू 4, 9 इंटू 6, 16 इंटू में 3। उसके बाद तीसरा है हमारे पास 125, 125 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -500। उसके बाद 27 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, -81, फिर -1 को 5 से, -5, फिर +1 को 4 से, +4। उसके बाद फिर 27 को 6 से करेंगे, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 +4 16। उसके बाद 3 से करेंगे 64 को, तो नीचे आ गया 162 एंड 192। उसके बाद फिर लास्ट वाला जो कॉलम है FI से मल्टीप्लाई करना है इसको, 625 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये बना आपके पास 2500। उसके बाद 81 को 3 से करेंगे तो 243 आ गया, फिर 1 से 5 को, 1 से 4 को, उसके बाद 6 को करना है आपको 81 से, 486, फिर 3 से करना है आपको 256 को। तो ये आ गया आपके पास 486 एंड लास्ट में आ गया 768। इन सब का टोटल करो तो ये जो लास्ट वाला है इसका टोटल बन रहा है हमारे पास 4006। इसका टोटल बन के आ रहा है -228। इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा इसका 238 और इसका टोटल आएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला होता है इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम μ1 निकालते हैं तो μ1 होगा सिग्मा FI इंटू में XI माइनस मीन का XI माइनस मीन डिवाइडेड बाय n का मतलब यहाँ पर सिग्मा FI होगा। तो सिग्मा FI आपके पास 25 है, तो FI को हमने जो पहले वाले इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये कॉलम बन के आया था, तो इसकी वैल्यू है 0। अब 0 के अपॉन में कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो आंसर तो 0 ही रहना है। अब μ2 निकालो, μ2 निकालने के लिए आप 238 को डिवाइड कर दो किससे, 25 से। अब 25 से डिवाइड करने से बेटर है कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 4 2 8 +1 9 और डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल। तो कभी भी 25 से डिवाइड करना है किसी भी नंबर को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद जब μ3 करेंगे तो μ3 -228 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 4 से आप मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 +3 11 और 4 2 जा 8 +1 9, तो आ जाएगा -9.12। उसके बाद फिर μ4 निकालेंगे, μ4 में लास्ट वाला आ जाएगा 4006 डिवाइडेड बाय 25, तो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, तो आंसर आ गया इसका 160.24। तो इस तरीके से चारों सेंट्रल मोमेंट आपने निकाल लिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि द मीन मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस दिस एंड दिस। मीन आपको दे दिया इसने, मीन दिया 27.5, मॉड आपको दे दिया कितना 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया
7.2। अब आपको निकालना है यहाँ पर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है एस के पी, इस तरह से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका, मीन माइनस मॉड एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन आपके पास 27.5 है, 30 माइनस किया आपने इसमें से, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आएगा -2.5 डिवाइडेड बाय 7.2। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। अब 25 को आपको डिवाइड करना है 72 से, तो ये आ जाएगा -0.0347। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें दे रखी थी, बस आपको सीधा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक इसी टाइप का ही है। इसमें मीन दिया हुआ, मीडियन दिया हुआ है। ये मीन दिया हुआ है आपको 49, ये मीडियन दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको निकालना वही है, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियन आ गया यहाँ पर। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन हमें दिया हुआ है 49, मीडियन है 45, स्टैंडर्ड डेविएशन है 23। 49 में से 45 माइनस करोगे आ जाएगा 4, 4 3 12, 12/23। अगर आप 12 को डिवाइड करोगे 23 से तो आंसर बना आप 0.52। डेसिमल में 2 प्लेस तक निकाल देना, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, राउंड ऑफ करके डेसिमल में 2 प्लेस तक उसको सॉल्व कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में कहता है द मीन मॉडर्न कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मीन दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है कितना, ये मीन है, ये मॉड है और ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है। तो जब फार्मूला लगाओगे यहाँ पर, क्योंकि मॉड दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -0.56, मीन की वैल्यू दे रखी है 32, मीडियम मॉड की दे रखी है 35, ये हमें फाइंड करना है। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आओ और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3, इधर से आ गया -0.56, माइनस से माइनस कैंसिल, डेसिमल हटा के ऊपर 300 कर लो और जितना कट जाए उतना काट के 4 से काट दिया, 75/14। इसको काट दो, काटने के बाद जितना छोटा हो जाए उतना छोटा करके फिर इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.36। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6th पर अगर हम चलें तो 6th में भी आपको इसी तरह से दिया हुआ है कि मीन है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है। ठीक है, ये 3 चीज़ होगी आपके पास और आपसे पूछ रहा है इसने मीडियन। तो मीडियन पूछा है तो मीडियन वाला फार्मूला लगाएंगे, SKP = 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है आपके पास -0.6, मीन की वैल्यू 15 है, मीडियन हमें फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2.5। इस 2.5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 25 6 150 हो गया। ठीक है, डेसिमल आएगा यहाँ पर 2 प्लेस के बाद और माइनस का साइन आ गया, इक्वल्स टू 15 3 45 -3 टाइम्स ऑफ मीडियन। इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू 45 + 1.50, तो ये आएगा 46.5। 3 से इसको डिवाइड करो, तो आंसर आ जाएगा इसका 15.5। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको जो डाटा दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालना है। अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट यहाँ पर निकालोगे, पिछले क्वेश्चंस में तो क्या था, उसने मीन या मॉड या मीडियन हमें दे रखा था, अब हमें वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन जो है ना डबल से भी ज़्यादा हो गया, लेंथी हो गया। ठीक है,
अब लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको उसी तरीके से मिल जाए, या इन तीन में से कोई एक या दो चीज़ आपको मिल जाए, तीसरी चीज़ आपको यहाँ से निकालनी पड़े। तो किसी तरीके से भी टीचर्स जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए कि पूरा आ गया तो कैसे करना है, आधा दे रखा है आधा निकाल दिया तो क्या कैसे करना है, और सब कुछ आपको दे रखा है, बस फार्मूला अप्लाई करना है। तो जो हमने पीछे भी क्वेश्चन करे थे उस तरीके से कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। तो सबसे पहले आप निकाल लो इसका मीन। तो मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई यहाँ पर आ गया 0, 4, 16 2 ज़ा 32, 25 3 ज़ा 75, 8 4 ज़ा 32 और 5 5 25। इसका टोटल कर लेते हैं। एफ आई एक्स आई का टोटल आप करोगे ये आ रहा 168 और इसका टोटल आ रहा है 60। अब मीन निकाल लेते हैं यहाँ से। मीन आ गया आपके पास 168 अपॉन में 60। ठीक है, 4 से इसको काट दो और 15 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बन रहा है 2.8। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो फार्मूला है, क्योंकि डाटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, तो जो डाटा जिसमें आपको सिर्फ एफ आई और एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी, बस वही वाला फार्मूला यूज़ करो। तो आपको बस आगे 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। एक तो एक्स आई स्क्वायर, फार्मूला याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कि कॉलम में हमें बनाना क्या है, और एक चाहिए हमें एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो एक्स आई स्क्वायर तो ये हो गया, एक्स आई ये है, इसका स्क्वायर कर दो। 0 1 4 9 16 एंड 25। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है एफ आई से। तो 2 इंटू 0, 0 आ गया, 4 आ गया, 16 4 ज़ा 64, 25 9 ज़ा 225, 16 8 ज़ा 128, 25 5 ज़ा 125। अब इन सबका टोटल कर लो। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर आएगा आपके पास 546। जीरो 4 64 225 128 और 125। ठीक, अब आपको चाहिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था जिसमें आपको एक्स आई और एफ आई यूज़ करनी है, इसका फार्मूला था हमारे पास 1/n, फिर स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। n की जगह आपके पास नंबर स्टूडेंट कितने 60 है, तो यहाँ 60 आएगा, n की जगह 60। और एफ आई एक्स आई का स्क्वायर है आपके पास 546 और एफ आई एक्स आई है 168, इसका कर दो स्क्वायर। तो यहाँ से आप इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 32760 माइनस 168 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन रहा है 28224। इन दोनों को आपस में माइनस करो और माइनस करके जो भी टर्म आएगी उसका निकालना आपको स्क्वायर रूट 4536। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है स्क्वायर रूट का, उससे आपको इसको सॉल्व करके इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये आ रहा हमारे पास 67.35 और डिवाइड करने के बाद हमारे पास बच रहा है 1.12। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके अलावा हमें मोड चाहिए, तो मोड या मीडियन दोनों में से कोई भी चाहिए। तो मोड आसान पड़ता है क्योंकि मोड में आपको जब डिस्क्रीट डाटा दे रखा है तो ये देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो आप देख रहे हो 25 सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो उसका जो एक्स आई है ये बन जाएगा मोड। अब आप निकाल दो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। इसके लिए जो फार्मूला था हमारे पास मीन माइनस मोड। मीन कितना है हमारे पास, मीन आया 2.8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 1.12। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 0.2 1.12। अब इन दोनों का डेसिमल हटा के जितना कटता है उतना काट दो। काटने के बाद आपके पास बचेगा माइनस 0.178। तो इस तरह से आप अगर डाटा दे रखा होगा तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको निकालना यही है। तो आप यही वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो या शॉर्टकट वाला फार्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से जिसमें आप कन्वीनियंट हो। अभी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ करेंगे।
तो ये वाला मेथड तो हमने कर ही लिया। अब इसमें जो मेथड लगना है, जो शॉर्टकट मेथड होता है, वो भी आप यहाँ से समझ लेंगे। अब यहाँ पर कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ये डाटा हमें दे दिया। अब यहाँ पर जो डाटा आपको दे रखा है ना, क्लास इंटरवल है, तो पहले आपको इससे इसकी एक्सआई निकालनी है। तो एक्सआई 5 और 15 दोनों का सम कर दो, सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। फिर 10 का ही गैप है, गैप बराबर होगा तो आप ऐसे लिखते जाओगे, लेकिन चेक कर लेना कि गैप बराबर है या नहीं है। ये एक्सआई आ गई। उसके बाद फिर अब आपको निकालना है यहाँ से, पहले तो मीन ही निकालेंगे। अब मीन के लिए भी फिर आप ये देखो कि डाटा ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे, क्योंकि यहाँ पर 0 0 0 आ गया, तो इसका मतलब आप इसमें शॉर्टकट वाला मेथड ना लगाकर सीधा नॉर्मल मेथड ही लगा दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 6 को 1 से करेंगे तो 60 आ गया, 11 को 2 से करेंगे 22, 63, 92, 14 पंजे 70 और 5 6 30, ये आ गया। उसके बाद एक कॉलम चाहिएगा हमें एक्सआई स्क्वायर। एक्सआई स्क्वायर निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप 100, 400, 900, 1600, 2500 और 3600। फिर करना है हमें एक एफ आई इंटू एक्सआई स्क्वायर। तो एफ आई ये है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो आप एक्सआई स्क्वायर से, तो 6 इंटू 1, 11 इंटू 4, 21 इंटू में 9, 16 इंटू में 3, 3 6 8, 14 को इससे करेंगे 25 से, 14 5 70, 35,000 और 5 को इससे करेंगे। तो एक बार टोटल एफ आई एक्स आई चेक कर लेते हैं। 600, 4400, 189। बस कैलकुलेशन का ही खेल है इसमें, कैलकुलेशन अगर गलत तो सारा कुछ मामला गलत। तो अब यहाँ से आप पहले मीन निकालो। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपके पास, इसका जो टोटल है एफ आई एक्स आई का टोटल है 2830। एफ आई का टोटल है हमारे पास 80 और एफ आई एक्स आई का स्क्वायर जो है उसका टोटल आया 113700। तो पहले हमने मीन निकाला। मीन निकालने के लिए सीधा 28300 को हमने डिवाइड कर दिया 80 से, तो डिवाइड करके 80 से ये बना 35.375। ठीक है, फिर निकाल लेते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फार्मूला अभी हमने पीछे लगाया था वही फार्मूला यूज़ करो, 1/n, और उसके बाद था हमारे पास अंदर n इंटू में n इंटू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो n की जगह तो आपके पास आ गया 80, नंबर ऑफ पेशेंट 80 हैं। एफ आई एक्स आई स्क्वायर है 1137 और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास 28300, इसका स्क्वायर। अब 80 को मल्टीप्लाई करो आप पहले, तो ये बनेगा 9096, फिर 3 बार 0 और 28300 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 8000 और 8900। अब यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको 80 से कर देंगे डिवाइड, तो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास इसका सॉल्व करके 1042.64 और सॉल्व करके हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ही आ गया। अब इसने बोला क्वेश्चन में कि एक बार तो कोफिशिएंट आपको निकालना है यूजिंग मॉड, एक बार मॉड यूज़ करके निकालना है, एक बार मीडियन यूज़ करके निकालना है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत तो दोनों में ही है। तो जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें मॉड निकालेंगे, और मॉड निकालने के लिए जो फार्मूला, अब यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो आ गया, तो इसमें मॉड का फार्मूला थोड़ा चेंज होता है। तो मॉड के लिए आपको क्या करना है, पहले
मॉडल क्लास फाइंड करनी है। अब मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मॉडल क्लास है। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये है 23 है, इसके सामने वाली जो क्लास है 35 से 45 ये मॉडल क्लास होती है। अब इसमें जो फार्मूला होता है मॉड का, ये हो गया L प्लस में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला होता है। अब इसमें L की जगह तो लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, ये होगी 35। F1 इसी की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो हमने मैक्सिमम इसमें छाटी थी 23। F0 इससे पीछे वाली होती है, ये F0 हो गई, ये F1 और ये F2। तो 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 23 इंटू में 2 माइनस 21 एंड 14 इंटू में h की वैल्यू हमारे पास 10। तो 23 में से 21 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20। नीचे आ जाएगा 46, 46 में से ये 35 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 11, और इसको डिवाइड करके 35 के साथ प्लस करके आंसर आएगा 36.82। तो मोड तो हमारा ये निकल गया। अब इस मोड की हेल्प से आपको कैलिब्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला आप लगाओगे SKP मीन माइनस मोड। मीन है हमारे पास 35.375 और इसमें से माइनस कर देना आपको 36.82, मोड को माइनस कर देना है। और उसके बाद जो नीचे था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास 13.033। इन दोनों को माइनस करो, 35 में से 35.375 में से 36.82 माइनस होगा, और माइनस होके हमारे पास ये बनेगा माइनस 1.445 डिवाइडेड बाय 13.033। और इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस 0.111। ये जितने भी आंसर हैं इनमें से थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो जाए ना डेसिमल में तो कोई टेंशन नहीं है। तो कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कई बार रूट आपने क्या करा, नीचे निकाल दिया रूट वाले क्वेश्चंस में और उसने रैशनलाइज जाके कर दिया, तो इस तरह भी कई बार हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आ सकता है। तो ये तो करा हमने यूजिंग मॉड। अगर इसी क्वेश्चन को यूजिंग मीडियन करना है तो आपको उस मॉड की जगह पर मीडियन निकालना पड़ेगा। और वो मीडियन कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो मीडियन का फार्मूला यहाँ भी अलग आएगा। तो मीडियन के लिए वही सबसे पहले आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी है। और मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको पहले फाइंड करना है यहाँ पर n/2। n कितना है, n है आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है 80। तो इसका हाफ करेंगे और हाफ करके जो भी टर्म आएगी उसको CF में देखेंगे। अभी CF हमने निकाली नहीं है, अब हम CF निकालते हैं यहाँ पर। तो CF हमारे पास ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम जब CF लेंगे तो पहली फ्रीक्वेंसी को तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, CF का मतलब हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करते जाना है, इसको इकट्ठा करते जाना है। तो पहली फ्रीक्वेंसी 6 है, अगली 11 है। तो 6 प्लस में 11, पहली तो 6 प्लस में 11 17, 17 प्लस में 21 38, 38 प्लस 23 61, 61 प्लस में 14 75, 75 प्लस में 5 ये आ गया 80। तो यहाँ पर जो लास्ट में आएगा ना 80 और यहाँ पर जो टोटल आएगा वो आपका सेम होना चाहिए। अब मिडिल क्लास निकालने के लिए हमने n/2 निकाला, n/2 आ गया 40 और 40 को आपको CF में देखना है कि कहाँ पर है। अगर ये CF में ना मिले तो उससे अगली जो भी टर्म है वो हम ले लेंगे। तो 61 वाली जो टर्म आ रही है यानी ये वाली 35 से 45 यही मीडियन क्लास भी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में सेम हो सकती है, कुछ में अलग हो सकती है, इसलिए चेक आपको हमेशा करना है। अब मीडियन का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो L तो हो गया आपके पास 35, n/2 आ गया 40, और जो CF होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। CF इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं,
तो यहाँ पर सी एफ ये वाली नहीं लेनी है आपको, इससे पीछे वाली 38 लेनी है। सी एफ हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए। अपॉन में एफ इसकी लेनी है 23 और हाइट होगी इसकी 10। तो 35 प्लस में आ गया 40 माइनस 38। ये 35 जो है ये एल है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया। इसको ऐसे लिखना है आपको 35 प्लस, तो इसमें से इसको माइनस करोगे आ जाएगा आपके पास 2 10 20 अपॉन 23। अब 20 को 23 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा 35 में प्लस कर देना। तो 35 में प्लस करके ये बनेगा आपके पास, कहाँ गया मीडियन, आ जाएगा 35.87। तो यहाँ तक तो आ गया मीडियन। अब हमें निकालना है कार्ल पीयरसन कोफिशिएंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा स्पेस बनाएंगे पहले तो। और जो कार्ल पीयरसन कोफिशिएंट है, अगर मीडियन का यूज़ करने को बोल रहा है वो, तो फार्मूला बनेगा SKP 3 मीन माइनस मीडियन एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन की जगह पर हमने जो मीन निकाला हुआ था, अभी जो हमने रब कर दिया है, मीन की जगह आ गया आपके पास 35.375। मीडियन हमने अभी निकाला 35.87। स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी हमने पहले निकाल लिया था, ये है हमारे पास कितना 13.033। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को पहले माइनस करते हैं, माइनस करके आएगा माइनस 0.495। माइनस मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है, एक ही बात है। डेसिमल तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28, 3 4 ज़ा 12 प्लस में 4 और 2, तो ये आ गया 14। अब डेसिमल तो इसमें ख़त्म हो ही गया, डिवाइडेड बाय 13033। अब यहाँ 14 को अगर आप 13033 से डिवाइड करोगे तो ये बन रहा है आपके पास 0.114। तो ये आ जाएगा आपके पास कार्ल पीयरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूजिंग मीडियन। तो जैसा भी आपसे बोला गया, अगर मीडियन से बोला गया तो मीडियन से ही निकालना पड़ेगा, मोड से बोला गया तो मोड से निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला तो सबसे बढ़िया बात है जैसे मर्जी आप निकाल दो, जैसे आपको आसान लगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर दें। 10 में भी पूछा आपसे वैसे यही है, सेम ही चीज़ पूछी है, तो इसको आप खुद एक बार ट्राई करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन तक ये आज के इस वीडियो में हम करते हैं। बाकी की जो क्वेश्चन है अभी 14 क्वेश्चन और हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है तो वीडियो में टाइम लगेगा, तो इसलिए उसको बाकी की जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।